हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज बहुत सारे बच्चों ने हमसे पूछा है कि पढ़ने का तरीका क्या हो जिससे मार्क्स अच्छे आए। अब बात ये सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, स्कूल में आप जाते हैं, कोचिंग में आप जाते हैं, रिटर्न वर्क आप कर लेते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है ना कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको मार्क्स मिलने चाहिए। फिल्मों वाली बात तो हम कर सकते हैं कि डोंट रन आफ्टर मार्क्स, ऑलवेज रन आफ्टर नॉलेज। व्हेन वंस यू चेज नॉलेज देन मार्क्स रन आफ्टर यू। हाँ, बात तो सही है, लेकिन कुछ तरीका तो होना चाहिए ना नॉलेज को भी अपने अंदर रिटेन करने के लिए। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी टेक्निक जो बच्चों से ही मुझे मालूम चली है, जिन बच्चों ने बोर्ड को टॉप किया है, अपने सीटी के टॉपर रहे हैं, स्कूल के टॉपर रहे हैं, नीट में उनको क्रैक किया है, आईआईटी को क्रैक किया है, तो डेफिनेटली उन बच्चों के अनुभव में आपको बताना चाहता हूँ। मैंने उन्हीं से बातचीत करने के बाद में कुछ चीज़ें कलेक्टिवली जो कॉमन थी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि अगर इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स तो आएंगे ही, पढ़ाई आपको आसान लगने लग जाएगी, पढ़ाई में आपको मज़ा आने लग जाएगा। अब हम पहली बात एनालिसिस करते हैं कि पढ़ने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक क्या होती है, स्मार्ट पढ़ाई क्या होती है। तो ये किसी से भी मैं पूछूंगा कि स्मार्ट पढ़ाई क्या होती है, तो एक ही लाइन में बोलेंगे लीस्ट इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। कम लगाया जाए अधिक मिले। ये तो कोई बिजनेस, स्मार्ट बिजनेस भी यही होता है कि कम पैसा लगाएं ज़्यादा लाभ मिले। तो यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो अब ये कितना लगाएं पैसा, वो तो बिजनेस में, यहाँ पर तो हमको हमारे दिमाग की बात है ये कि क्या काम करें जिससे लिस्ट इनपुट का हो और मैक्सिमम आउटपुट हो। तो देखो, एक लाइन शुरू में ही मैं बोल देता हूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर एनी सक्सेस। शॉर्टकट के लिए, शॉर्टकट से बड़ी सफलता आपको नहीं मिल सकती है। सफलता के लिए तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं कुछ टेक्निक बता रहा हूँ, अगर उन टेक्निक को फॉलो करेंगे जो और बच्चों ने भी की है तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहली टेक्निक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। युद्ध में जब आप जाते हैं, जो सोल्जर एक सरहद पे खड़ा हुआ है तो क्या वो डंडा लेके तो खड़ा नहीं रहेगा, उसके पास गन भी होगी, उसने शूज़ भी, वो पजामा पहन के तो सरहद पे खड़ा नहीं रह सकता, उसके ड्रेस भी होगी, राइट, उसके पास गाड़ी जो है वो वैसी भी होगी, सारी चीज़ें। मतलब एक जो सिपाही वहाँ जाता है तो उसके पास ये सारी चीज़ें होती हैं। चलो और छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आप स्कूल में जाते हैं, ड्रेस पहन के जाते हैं, बैग लेके जाते हैं, पेन पेंसिल लेके जाते हैं, क्या ये सब आपके हथियार नहीं है? आप ऐसा थोड़ी करते हैं कि घर पर सोए हुए थे, उठ के स्कूल चले गए, बैग के नहीं लाया, ड्रेस के नहीं पहनी, टाइम से के नहीं आया, पापा से मिलना के नहीं आ सकते हैं, तो वो स्कूल आपको एंटरटेन नहीं करेगा, वो आपको गेट आउट कर देगा। तो मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ बच्चों, वो बड़ा साधारण सी बात है कि आपके पास जो युद्ध को लड़ने जा रहे हैं तो सारी चीज़ें होनी चाहिए। सारी चीज़ों में नंबर 1 आपकी बुक्स। अब आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक है या सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई रेफरेंस बुक है, रजिस्टर प्रॉपर होने चाहिए, रिटर्न वर्क करने के लिए रफ कॉपी होनी चाहिए आपके पास में, और स्मूथ पेन होने चाहिए 2-3 कलर के, हाइलाइटर होना चाहिए, रबड़ पेंसिल होनी चाहिए। देखो, जब आप पढ़ने की बात कर रहे हैं और आपके पास ये वेपन्स का पूरा कोरम नहीं है, ये हथियार आपके पास नहीं है, तो आप लड़ाई कैसे करेंगे? दुश्मन तो भारी है। तो मैंने आपसे कहा है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अपनी एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, अगर कंपटीशन कर रहे हो तो कंपटीशन की बुक होनी चाहिए, कोचिंग ने दी है तो ठीक है, नहीं तो मार्केट वाली, एमसीक्यूज वाली जो भी। पेपर होना चाहिए, प्रॉपर रजिस्टर होने चाहिए, पेन होना चाहिए, 2-3 कलर के पेन होने चाहिए, ग्रीन,
ब्लू, ब्लैक, रबड़ और पेंसिल तो होना ही चाहिए। ये जब सब चीज़ें आपके पास में होगी, डेफिनेटली आप एक जोन में आ जाएंगे कि मुझे अब पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपके पास ये सारे हथियार है। डंडा लेके तो आप भारत पाकिस्तान की सीमा पे लड़ाई करने जाएंगे नहीं, आप खुद का मोरल डाउन हो जाएगा कि डंडे से कैसे मारूंगा, सामने से गोलियां चलेगी। तो यही बात यहाँ पर भी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पढ़ने के लिए क्या चाहिए? कंसंट्रेशन। अगर आप कंसंट्रेट होके नहीं पढ़ पाएंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो कंसंट्रेशन चाहिए आपको पढ़ने के लिए। तो कंसंट्रेट कैसे होंगे आप, ये दूसरी टेक्निक है। तो कंसंट्रेट होने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में आगे जाके, वो आपको करनी है तो आप कंसंट्रेट हो जाएंगे। और तीसरी चीज़ है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो दिमाग में कैसे रिटेन रहे, ताकि जब 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद भी आप अगर थोड़ा सा एक बार देख ले तो उसको आप रिप्रोड्यूस कर सके। तो रिटेंशन, ये 3 ही चीज़ों पे आपकी पढ़ाई अगर आप ढंग से कर लोगे तो काम हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो बड़ी आसान है, जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो आपके पास आपकी नोटबुक होनी चाहिए, एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, ट्यूशन वाली क्लास वर्क की कॉपी होनी चाहिए, एमसीक्यूज कर रहे हैं तो बुक होनी, ये तो पेन, पेंसिल, रबड़, ये सब चीज़ें सामने होनी चाहिए। तो इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। अब दूसरी चीज़, सेकंड, अब आपको क्या करना है, आपको रीडिंग की, राइटिंग की हैबिट होनी चाहिए। तो रीडिंग एंड राइटिंग दोनों साथ चलेगी। तो आपके हाथ में कोई पेन होना ही चाहिए पढ़ते समय। नंबर 2, आपको बोल के पढ़ना है। कंसंट्रेट होने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल, मैं टॉपिक की बात करता हूँ कि जैसे पूछा है, वहाँ लिखा हुआ है वैलेंसी, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी शेल and the electron present in this shell is called valency electron. Okay, each and every element try to complete its octet by loss, gain or sharing of electrons. ऐसा आपको बात करनी, बोल के पढ़ेंगे। और जहाँ बोल के पढ़ रहे हैं वहीं पेन चलेगा पे उस बुक के है या नोट्स से सबके ऊपर। इसको कहते हैं फिंगर टिप मेथड। फिंगर टिप का मतलब है आप बोल भी रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं, हाथ चल रहा है, आंखें देख रही है, ये पूरा हिस्सा आपका कंसंट्रेट हो गया, एक जगह लगा हुआ है, फोकस्ड होके लगा हुआ है। चलते चलते मत पढ़िए, बिस्तर पे बैठ के मत पढ़िए, टेबल चेयर पे पढ़िए। और रीडिंग लगाते, बिल्कुल रीडिंग बोलते हुए लगाइए आप। फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, E इज इनवर्सली, सारे के सारे फॉर्मूले भी बोलते हुए पढ़िए। और रफ कॉपी रखिए, रफ में लिखते जाइए, रफ में ऑर्नामेंटल नहीं, फटाफट लिखते जाइए। ये कॉन्सेंट्रेट होने का सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी कॉन्सेंट्रेट हो गई। हाथ चल रहे हैं, आंखें देख रही है, मुंह बोल रहा है, दिमाग में रिटेंशन हो रहा है, चीज़ें पक्की हो जाएगी। ये बड़ा सिंपल सा मैंने टेक्निक, बोल के पढ़िए। हाँ, once a point come, maybe for few students after 10 minutes, कुछ के लिए 30 minutes, कुछ के लिए वरा, जब आप बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि तब आप कौन से जोन में आ गए, कंसंट्रेशन के जोन में आ गए। अब आपको बोलने की आवश्यकता अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये दूसरा है कंसंट्रेशन के लिए। और तीसरा मैंने कहा आपसे रिटेंशन के लिए क्या करना है, क्योंकि अभी जो आपने कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ा है ये आपके लिए बिल्कुल प्रॉपर हो गया है। अब रिटेंशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि सॉल्व दी प्रॉब्लम्स। व्हेन वंस यू स्टार्ट टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स, वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स से मतलब E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू सी लेमडा। ऐसा न्यूमेरिकल हो जिसमें एनर्जी निकालनी हो, ऐसा न्यूमेरिकल हो जिसमें लेमडा निकालना हो, ऐसा नहीं हो जिसमें न्यू निकालना हो फ्रीक्वेंसी, ऐसा है जिसमें वेलोसिटी निकालनी है। तो इतनी वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स को जब आप करोगे तो आप उसमें पारंगत हो जाओगे और ये जो दिमाग है उसका रिटेंशन बढ़ता जाएगा। अब सोचिए, बहुत से लोगों को आजकल अल्जाइमर हो जाता है एक उम्र के बाद में, चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, रिपीट करते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। आपने फिल्म देखी होगी ना आमिर खान की,
नाम याद आ रहा होगा, जिसमें उसको चीज़ें याद नहीं होती तो अपने बॉडी पर लिखता है। याद होगा शायद वो फिल्म आपको। वो क्या था, भूल जाता था। तो क्यों भूलता था? क्योंकि ये जो दिमाग है, इस दिमाग को जब आप ज़्यादा काम में नहीं लेते हैं, होता क्या है, बहुत से लोग बहुत एक्टिव होते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, बट जब रिटायरमेंट के बाद में वो धीरे धीरे उनकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है तो उनको दिमाग को वो ट्रिगर नहीं मिलता है, उनके दिमाग को वो थ्रस्ट नहीं मिलता है, उनके दिमाग की पूर्ति नहीं होती, इसलिए उसका दिमाग भूलने लग जाता है। ये अल्जाइमर होता है। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि आप वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। अच्छा, वही लोग मैंने देखा, बहुत से जो बड़े बड़े IAS ऑफिसर होते हैं उनको ये ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अपने जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, कितने एक्टिव थे, लेकिन धीरे 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 वो भूलने लग गए चीज़ों को। ये क्योंकि जैसे जैसे उनकी एक्टिविटी कम होती गई बॉडी की, वैसे वैसे उनके पास चैलेंजिंग जॉब कम होते गए, और चैलेंजिंग कम हो गए तो उनके दिमाग को, न्यूरॉन्स को वो चीज़ें नहीं मिली, जिससे वो वहाँ पर उस एक स्टेट के अंदर आ गए, चीज़ों को भूलने लगे, बाद में तो वो चुप भी हो गए। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि आप चीज़ों को ज़्यादा याद तब रख पाएंगे जब आप वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम टास्क के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो आपको वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स करनी है। दोस्तों, यकीन मानिए, ये मंत्र की तरह मैंने बहुत छोटा ही बताया है आपको। नंबर 1, अपनी पूरी सोल्जर की तरह तैयारी रखिए, जो पढ़ना है सब कुछ सामने होना चाहिए। नंबर 2 कंक्लूड कर रहा हूँ, बोल के पढ़िए, पेन को लगा के पढ़िए, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और नंबर 3, ट्राई टू सॉल्व वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम जो आपकी NCERT बुक के बैक साइड में दी हुई है, या फिर आपको अलग अलग तरह के टीचर कराते हैं। जब आप ऐसा करेंगे, सोल्व प्रॉब्लम को भी वापस करके देखिए, तो आपको नेट प्रैक्टिस, सोल्व प्रॉब्लम को करना मतलब नेट प्रैक्टिस। आप समझ रहे हैं ना, क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस करते हैं, क्या वो मैच थोड़ी है क्या? नेट प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस, सचिन तेंदुलकर कितना नेट प्रैक्टिस करते थे, विराट कोहली करते हैं, रोहित शर्मा करते हैं, बॉलर्स करते हैं, इसलिए उनकी परफेक्शन उनका होता जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो यकीन मानिए पढ़ाई आसान हो जाएगी, मज़ा आएगा और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।